सानंद ओम नमः पार्वती स्वस्ति नस्तस्विनो बृहस्पतिर्धातु ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमामित्रम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौर्तिकं करतले वेणुगणे कंकणं तिलक दर एडीजे साहब विक्रम सिंह स्वस्तिना इंद्रो वर्चस्वाः श्रुतिनः पूषा विश्वस्तिनो बृहस्पतिर्धातु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। येन वृद्धो बली राजा दान वृद्धो महाबलः रक्षेमाचलमादक्षा सुरक्षा भवान् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं घनशेषं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहदातु। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। ॐ ध्येया सदा परिभवाग्नममेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं हृद्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुत्रस्रवाः श्रुतिनः पूषा विश्ववेदाः शुश्रुतिनोऽभिषदातु। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यावत् भागीरथी गंगा यावत् देयो महेश्वरः यावत् वेदाः प्रवर्तन्ते तावत् तुम विजयी भव। शनिखाण मोमैखाण शिवलोकं मैखाण श्रीश्चते लक्ष्मी चुद्रावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमिनो व्याप्तं शनिखाण मोमैखाण सर्वलोकं मैखाण शर्मंग नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। ओम नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि। इसी क्रम में निवेदन श्री राजेंद्र जी। अभिभाषक मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पीएम जोशी साहब, पाली न्याय क्षेत्र के मुखिया डीजे साहब श्री राजेंद्र जी, फैमिली कोर्ट जज साहब श्री जगदीश जी, सीजेएम साहब एडीजे विक्रम सिंह जी भाटीकर साहब, अन्य न्यायिक अधिकारीगण, मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण, अभिभाषक मंडल पाली द्वारा चौथी बार श्री पीएम जोशी साहब को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। अभिभाषक मंडल पाली का यह कार्य यह बताता है कि हमारा लगाव हमारे वर्तमान अध्यक्ष से कितना अधिक है। पूर्व में काफी कम संख्या थी, युवा अधिवक्ता भी कम थे, लेकिन इस बार युवा अधिवक्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया में भाग लिया और जोशी साहब को ऐतिहासिक चौथी बार अध्यक्ष बनाया। इसके लिए जोशी साहब का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इसके अलावा अधिकांशतया काफी बार निर्विरोध निर्वाचन भी हो जाता है, लेकिन इस बार निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ। एक ही पोस्ट पर निर्विरोध निर्वाचित हुआ। जितने भी कैंडिडेट्स खड़े थे उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और उनमें से जो भी सर्वश्रेष्ठ थे उनको चुना गया। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं एडीजे साहब का। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी
को आगामी वर्ष के लिए मैं हार्दिक बधाई, स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि बाढ़ के हितों के लिए सदैव तत्पर रहेगी। साथ ही हमारे न्यायिक अधिकारीगण भी हमसे सामंजस्य बनाकर लगातार चलेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। नियुक्ति में समस्त कार्यदल कार्मिक और समस्त न्यायिक अधिकारी और सभा में उपस्थित समस्त अधिवक्तागण, मेरी तरफ से और समस्त न्यायिक अधिकारियों की तरफ से जोशी जी उनको टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैं उनकी पूरी टीम को, जोशी जी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी एंड पे कोई भी किसी प्रकार की समस्या आपको, चाहे कार्य में हो चाहे न्यायिक कार्य में हो, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी और हम आपके हर कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। पहले भी हम करते हैं, आगे भी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इस समस्त अधिवक्तागण और कार्यकारिणी से इसी प्रकार से हमें सहयोग मिलता रहेगा और आशा और विश्वास भी है कि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और अगर आप किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, अगर हमारे से कोई कॉर्पोरेशन में किसी आपको चाहिए तो आप हमारे पास आने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और बहुत सारे कार्य अपने न्यायालय के अंदर प्रोग्रेस में हैं, जिसमें आप सब लोगों का सहयोग वांछनीय। इसमें किसी भी अधिवक्ता का, कार्यकारी का अगर कोई भी सुझाव, अगर आपको लगता है कि इस तरह से हम इस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो वेलकम है। हमारी बिल्डिंग कमेटी में शरद जी, सीजीएम मैडम और हम लोग हैं। हम बार बार इंस्पेक्शन करके देखते हैं कि हम क्या बेटर कर सकते हैं एज ए बिल्डिंग कमेटी, और उम्मीद करते हैं कि बिल्डिंग कमेटी के साथ जो समस्त कार्यकारिणी है वो जो भी सुझाव हमें देगी हम उसको जरूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और पाली के इस पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पहले पानी भराव की भी रही समस्या, चाहे सड़क की रही, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो उसका भी हम बार बार रिव्यू कर रहे हैं और उसको जल्द से जल्द उसको निवारण करने की कोशिश करेंगे। जहां तक नए कोर्ट रूम्स हैं उसके अंदर मैं आप सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध करूंगा, एक बार आप जाकर जरूर देखें, क्योंकि अभी कार्य प्रोग्रेस पे है। तो उसमें अगर आपका कोई भी सजेशन है तो अभी सारी चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, उसको सुधार किया जा सकता है। क्योंकि निकट भविष्य में जो भी युवा अधिवक्ता है, आप लोगों को यहाँ पे काम करना है, आप लोगों को आना जाना की देखना है कि कोर्ट में कोई चीज इस तरह से यहाँ हो सकता है, बैठने की व्यवस्था हो सकती है या कहीं पे किसी रूम का चेंज हो सकता है, तो आप जरूर जाके देखें और जो भी सुझाव है, चाहे बिल्डिंग कमेटी को दें, चाहे जोशी जी को दें, या डायरेक्ट आप मेरे पास भी भेज सकते हैं। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, हमारे एंड पे कोई किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद। कोई भी करने किया मैंने तैयार नहीं कर लिया। माँ सरस्वती को नमन, न्याय के देवता शनिदेव को नमन। सबसे पहले मैं आज इस प्रथम स्नेह मिलन कार्यक्रम में हमारे बेंच के सभी अधिकारीगण का और मेरे साथी बंधुगण का, मेरे अग्रजों का और मेरे छोटे भाइयों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये सर्वप्रथम कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए, ये बात की परंपरा है। व्यवस्था हो नहीं हो, ये कार्यक्रम होना ही चाहिए। इसलिए जल्दी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कुछ कमियां हो तो उसको सहन करके हमें अनुग्रह करेंगे। मैं ये संक्षिप्त कार्यक्रम इसलिए भी किया गया, माननीय डीजे साहब से जब निवेदन किया था तो आपको सुमेरपुर भी बताना है और इसीलिए इसको थोड़ा और संक्षिप्त करने का प्रयास किया गया कि समयबद्ध कार्यक्रम पूर्ण हो। मैं कार्यकारिणी और सभी व्यवस्था करने वालों से चाहूँगा कि वो जो तैयारियां हैं वो पूरी रखें। मैं सबसे पहले मंच पर विराजित हमारे न्यायिक जगत पाली जिले के मुखिया डीजे साहब श्री राजेंद्र कुमार जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने
यहाँ बताकर बार से अपने संबंधों को और अपनी कार्यशैली के संबंध में दो शब्द कहें। चूंकि कार्यकारिणी की कार्यशैली से साफ परिचित नहीं है, इसलिए थोड़ा और कुछ बताया जाना यहाँ रहेगा। और मेरे ख्याल से जब परिचित हो जाएंगे तो डीजे साहब का जो उद्बोधन होगा वो उद्बोधन आधे घंटे से कम का नहीं होगा। और आप अच्छे गायक भी हैं, तो अब की जो प्रोग्राम होगा उसमें कुछ ऐसा भी सुनवाई करना चाहेंगे जिससे मैं मंच पर विराजित हमारे अपर जिला न्यायाधीश महोदय श्री सरदजीत तंवर डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाहूंगा। फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश महोदय RHS कैडर के श्री जगदीश सिंह जानी का स्वागत करना चाहूंगा। मंच पर विराजित श्री विक्रम सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे पूरे जिले की मुखिया के रूप में यहाँ विराजित हैं ऋचा चौधरी जी, उनका स्वागत करता हूं। हमारे न्यायिक अधिकारीगण जो यहाँ विराजित हैं, उपस्थित हैं, कविता जी कछवाहा, उनका अभिनंदन बार की ओर से सभी की ओर से करता हूं। ज्योति देवी जी शर्मा एसडीएम साहब का स्वागत करता हूं। मनीषा चारण जी यहाँ उपस्थित हैं, जिनका स्वागत करता हूं। शालिनी चौधरी जी, विनेश जी चौधरी का स्वागत करता हूं। एकदम छोटी बहन के रूप में यहाँ जो विराजित हैं आपके भव्या जी झरवाल, उनका स्वागत करता हूँ। श्री निर्मलेश जी चौधरी का स्वागत करता हूँ। इसके बाद मैं जो बार और बेंच के संबंधों के संबंध में कुछ बताना चाहूंगा, हमारी पाली बार के संबंध में कुछ बताना चाहूंगा। बेंच को हमारे विभाग से अवगत कराना चाहूंगा और हमारे जो नए साथी हैं उनको बताना चाहूंगा कि बार संघ क्या होता है, अपने क्या उत्तरदायित्व है और क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या अधिकार हैं। सबसे पहले मैं बेंच को बता दूं, पाली बार का इतिहास बहुत सुनहरा इतिहास रहा है। राजस्थान भर में अगर कोई खुददार बार के रूप में और जाने जाते रहे हैं तो वो पाली और अलवर दो बार है जो अपने हकों के लिए भी लड़ती है, पर बेंच का पूरा स्वागत करने का पूरा मानस रखती है और पूरा स्वागत करती है। पाली बार की ये परंपरा रही है कि आज तक कभी किसी ने लिखित में किसी न्यायिक अधिकारी गण की शिकायत नहीं की। जब भी कोई ऐसा माहौल आया तो मिलके उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है, और जब अगर पानी ऊपर निकल गया तो उसके बाद उस स्टेप पे जाना पड़ा है। मैं बार के संबंध जो बार पाली बार से जो रहे हैं, बेंच के संबंध जो पाली बार से रहे हैं, वो अनुकरणीय रहे हैं और कभी भी किसी प्रकार का विवाद की स्थिति नहीं आई है, अपवादों को छोड़कर। 2-3 न्यायिक अधिकारीगण जो मेरे आने के बाद यहाँ पधारे विराजित हुए हैं, उनके नाम गिना दूं, वो अगर गेट से एंटर हो जाते हैं और उसको पुराने अधिवक्तागण देख ले तो दौड़ के 100 लोग वहां जाके उनको साथ सम्मान दे के लाते हैं। हम पूरी पाली बार को यह भी ध्यान है कि ये न्यायालय एक मंदिर है, जो चेयर वहां रखी हुई है वो भगवान की चेयर है, और जब उस पे आके न्यायिक अधिकारी विराजमान होते तो वो भगवान के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे हमारा ये भी हमें ध्यान है कि जहां प्रमुख देवता विराजित होते हैं तो उनका सम्मान उस तरीके से होता है। अगर हम छोटे कोर्ट में भी जाएंगे और जो मुख्य चेयर तो छोटे अधिकारी है, पर वो अधिकारी है वहां के प्रधान है, पीठ प्रधान है वहां, तो उनका स्वागत करना, सम्मान करना हम जानते हैं। और मेरे बारे में बता दूं, सबसे बदनाम और लड़ाई में जिसका नाम हो मेरा नाम है, पर मेरे को प्रैक्टिस करते हुए इतने वर्ष हो गए हैं जो कोई भी अधिकारी मेरी उम्र तक आते हुए रिटायरी होंगे, उसके पश्चात तक की उम्र आ चुकी है। मैं सबको बहुत अच्छे तरीके से देख चुका हूँ, मान सम्मान पा चुका हूँ, मान सम्मान कर चुका हूँ।
पाली की अगर बात करूं तो अभी जो वर्तमान अधिकारीगण है, जिला न्यायाधीश महोदय का व्यवहार और डायस मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं हो सकता। मैं आपके चैम्बर में कार्यकारिणी के चुनने के बाद एक बार मिला, उससे पहले सिर्फ एक बार मैं किसी कारणवश मिला, अदरवाइज पूरे आपके टेंडर में नहीं मिला। और एक भी ऐसी शिकायत नहीं हुई जो मैंने आपसे नहीं की। ओपन कोर्ट में आपसे बात करी और ओपन कोर्ट में आपने निस्तारण कर दिया, कहीं जाने की जरूरत। ये भी नहीं कि किसी के माध्यम से कहो, कोई आके कहेगा तो सुनेंगे, चैम्बर में आओ बात करो, ऐसे कुछ नहीं। ऐसे सरल व्यक्तित्व मैंने पाया है, तो बहुत तारीफ के काबिल है। और अगर तारीफ है तो फिर तालियों से। दूसरी बात, आपका जो स्नेह पहली मीटिंग में ही हमने बार के साथ देखा, अधिवक्ताओं के साथ देखा, तो सबसे पहली आपकी जो लैंग्वेज मार्मिक कि हम अधिकारीगण और अधिवक्ताओं के बीच में क्या फर्क है। हम सीट पे बैठे हैं, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। डिग्री आपके पास ही है, डिग्री हमारे पास भी वही है, वही डिग्री है हमारे पास जो आपके पास है। भगवान की कृपा है और कुछ सहयोग है कि हम कुर्सी पर बैठे हैं। भेदभाव काय का, ये आपके विचार है। जब अपने को किसी कोर्ट में जाके कहना पड़ता है कि हम भी बेंच कोर्ट के अधिकारी हैं, और जब कभी सुनना पड़ता है अधिकारियों से कि क्या बात है, हमको तो हमने तो कभी सुना भी नहीं, तो बड़ा ही विचित्र लगता है। पर यह आपके श्रीमुख से कल हम मिले, मैं ये कह सकता हूं कि प्रशासनिक रूप से मैंने जब आपसे मिला और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए बात की, तो आज तक के रहे हुए न्यायाधीश कर जिला न्यायाधीश और सबसे बेहतर आपका रवैया रहा। मैं प्रैक्टिस में आया, मेरी गुरु और उनके रूप में याद करें तो मंडल प्रकाश जी बौरा, देवनारायण जी थानवी, सत्यनारायण जी दवे साहब, बहुतों को हमने आशीष पाई है, उनका सानिध्य लिया है, सबसे अच्छे संबंध रहे। और जिनका नाम बता रहा हूं कि मंडल प्रसाद जी, अगर वो आ जावे तो वास्तव में सभी दौड़ के चले जावे उनके पीछे, इतने बढ़िया रहे। पर प्रशासनिक रूप से आपका जो कार्य है वो सर्वोत्तम है, कैसे मैं बताऊं। मैंने आपसे यहाँ की जो अध्यक्ष बनने के बाद जो बातें आई थी कि इस रूप में काम होना चाहिए, बड़े बड़े काम, बात तो नहीं करूंगा, पर जो भी आपके काम थे, जो भी बातें आज तक आई है, जो चलती रही है, मैंने आपसे बात की, आपने तुरंत उसको सॉर्ट आउट किया। एक बार भी ये नहीं कहा कि इसके लिए फंड कैसे आएगा, आप क्या करोगे, नहीं, ये काम होगा और इस तरीके से वो मेरे जिम्मे छोड़ दो, आप करूंगा। फंड की तकलीफ का भी कोई बात नहीं की कि अपन किसी धरना सेंटर के पास जाके उनका उनकी गरज करे और लावे, एक शब्द भी नहीं कहा। एक भी चीज, एक भी कार्य के लिए ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तित्व के रूप में अगर बात के लिए है तो बात का भला इससे अलावा कैसे हो सकता है। जो बात काम होने के बाद ही आपको बताएंगे कि क्या क्या बातें हुई थी, वो आपके सामने परिलक्षित होगी। और मेरे ख्याल से जनवरी से लेकर मार्च तक में सारा काम आपका, जो आपको लगेगा कि तो बातें नहीं थी, कोई बताने की बातें रहती नहीं है और विवाद करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, इसलिए तो उस हिसाब से प्रशासनिक रूप से जिस तरीके से बाहर की जो बाहर की जो बातें आपने क्लियर की हैं, उसके लिए सर्वोत्तम न्यायाधीश यहाँ के लिए मैं कहता हूँ, लड़ पड़ता हूँ। पर मेरे मुख से आज ये बातें एक ही मीटिंग में कहना पड़ता है, मैंने कोई 2 मीटिंग के अलावा कभी मीटिंग नहीं किया। मैं खुद वास्तव में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर पेशेंस जो कहते हैं ना, धैर्य, डाइस मैनेजमेंट की, कोर्ट के व्यवहार की अगर एक कोई सीख ना हो तो वो मूर्ति भी हमारे पास हमारे यहाँ विराजमान है। और वो अपने को सीखना है तो उस कोर्ट में जाकर 2-4 घंटे भी बैठे तो पता चलेगा। डॉक्टर शरद जी दवे, मेरे जैसे आदमी को भी कभी इन्होंने जोर से बोल के ये नहीं कहा कि अब चुप हो जाओ, बयान कम कर लो, इसमें बहस कर लो। और मैंने कभी इनको कुछ बोलते हुए नहीं सुना कि किसी को तेज बोल के आपने कुछ कहा।
और मुस्कुराहट सीखनी हो तो सीजन कोर्ट पे चले जाओ। अपने उत्तरदायित्व की बात देखें तो जैसा मैंने कहा है, अपने कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं। जब कोर्ट में आते हैं तो एक डिग्निटी के साथ आते हैं। अपनी डिग्निटी कौन सी है? न तो अपने को सरकार तनख्वाह देती है, न सरकार अपने को कोर्ट देती है, और न बैठने के लिए कुर्सी देती है। फिर भी जब बेंच संबोधित करती है तो क्या विद्वान अधिवक्ता, अब उस विद्वान को मान कैसे रखेंगे और कैसे बनाएंगे, ये आप पे खुद पे निर्भर करता है कि किस तरीके से अपन बनाए। अपने पास कुछ नहीं है सामान, कोई सहायता कोई किसी रूप में कुछ नहीं है, पर अपने को कैसे बनाना है तो अपने को बताना, अपनी ड्रेसिंग प्रॉपर हो। कोर्ट में आवे व्हाइट शर्ट के अलावा तो शर्ट होना नहीं चाहिए, होना तो कोट भी चाहिए, पर कम से कम व्हाइट ड्रेस पहन के तो अपन आवे। कोट पहन के आवे बहुत बढ़िया है। कभी कभी कोट से और अपने यहाँ के मौसम से गर्मी ज्यादा के कारण वो जब अपने कार्य में व्यवधान डालती है तब ये क्या जा सकता है कि आप पर व्हाइट शर्ट के अलावा तो होना ही नहीं चाहिए अपनी ड्रेस। और अपने शब्दों में इतना मान होना चाहिए कि न्यायिक अधिकारीगण खुद देखें कि नहीं इतना डिसिप्लिन से और इतनी बात हो रही है तो कानून के हिसाब से बात करेंगे। सबसे बड़ी, जब आपसे रिलीफ लेने जाते हैं और सामने जाके अगर कुछ देर बोलते हैं तो अपने को रिलीफ कहां से मिलेगी? और ये मैं तो ज्यादा बोल पर फिर भी अपने को रखना ये है कि एक पूरा मान सम्मान रखना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को अगर कहीं बोलना पड़ा है तो वो पानी जब देखा कि ये सर से ज्यादा जा रहा है तो उसके बाद में मेरे को बोलना पड़ा है। अगर बाहर वो काम कर लेती बाद में शिकायत के बाद तो मेरे को अकेले को कहीं बोलना चाहिए, और वैसा नहीं हुआ इसलिए बोलना पड़ा है। तो पूरी डिसेंसी के साथ एक दूसरे को मान सम्मान के साथ अपना व्यवहार करना सुधारना बहुत जरूरी है ताकि अपन न्यायिक अधिकारीगण का दिल जीत सके और उनसे कोई रिलीफ कर सके। अपने भारत की भी स्थिति है जो मैं स्वीकार करता हूँ पूरी बेंच के सामने कि अपन बेतरतीब रूप से कोर्ट में बैठे रहते हैं। वाहनों का जो रास्ता होता है उसके बीच में अपने कुर्सियां लगा रखी है। और कल परसों तो मेरे जो ध्यान में आया कि यहाँ बैठ के और पुलिस के कर्मचारी भी आके बैठ जाते हैं। आपके लिए बहुत ध्यान की बात करूंगा। और वो यहाँ चेयर्स पे बैठ के अफीम और उनका सेवन करते हैं। तो ये कुर्सियां आपकी जहां भी हैं उसको व्यवस्थित कर लें। पुलिस अधिकारी और ऐसे कर्मचारी आवे साथ नहीं बैठे और ऐसे कंडक्ट नहीं करे जिसके कारण यहाँ पे इस तरीके की शिकायत आए। और ऐसी कोई शिकायत आई और उसके साथ गाली गलौज वाली और कोई गलत लैंग्वेज वाली बात आई तो सबसे पहले शिकायत करने वाला मैं। अगर अपन खुद अपने हिसाब से जिस रूप में बनेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसी गुंडागर्दी का बचाव करने के लिए या किसी गाली गलौज का बचाव करने के लिए कभी ये बात नहीं आएगी। ये पहली बार का इतिहास नहीं और पहली बार इसके लिए नहीं। ये सभी को जानना है, छोटों को भी जानना है, बड़ों ने तो देख रखा है। मैं उनका अनुज के रूप में मैंने काम किया है, जिनका वरदस्त रहा है मैंने काम किया है, पर जो बच्चे नहीं आए हैं अधिवक्ता उनको ये समझने की बात है। डिसिप्लिन, लैंग्वेज और आदर सम्मान, मान सम्मान, संबोधन, ये सबसे बड़ी अपनी बात है। तो आज के पश्चात से अपना जो जिस तरीके से व्यवहार है उस तरीके से अपने आप डिसिप्लिन से करने की कोशिश करेंगे। और नहीं तो ऐसे कोई रहेंगे तो मैं आके उसको हटाने का प्रयास करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा और एप्लीकेशन दूंगा कि इस तरीके से व्यवस्था कराओ कि रास्ते में व्यवधान कर रहा और ये उचित स्थिति नहीं चलती। मेरे साहब के लिए भी देखे जाने वाली बात है और ध्यान रखने वाली बात है। हमारा जो कर्तव्य तो हमने देखे। हम जो आते हैं कोर्ट में, जब मैंने आप सभी से कहा कि अपने पास कुछ नहीं है, अपने को ही कमाना है, अपनी गरिमा रखनी है और अपने को व्यवहार करना है। बेंच अगर हमारे साथ और हमारे जिस उद्देश्य के लिए हैं उसका अगर साथ नहीं देती है या वो अपनी जो ड्यूटी है, अपने जो उत्तरदायित्व है, न्यायालय पे जब अगर आप मंदिर में भगवान के रूप में विराजित होते हैं तो आपके सामने कौन आया क्या आया उसका कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कभी कोई बातचीत बिगड़ भी जाती है, कोई बोल भी जाते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं राइटिंग में नहीं आना चाहिए। जब राइटिंग में कुछ लिखा जाता है और वो उल्टा सीधा आता है तो वो बहुत ही तकलीफदेह होता है और वो अपनी पूरी न्याय व्यवस्था को जीरो करने के बराबर है, वो खत्म कर देता है।
मैं बहुत तो भुगत रहा हूँ, मैंने कई बार शिकायत की है, न्यायिक अधिकारीगण से हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ कि अब जो रिकॉर्ड रखे आप ऑर्डर शीट में जिस दिन बहस सुने वो बहस उसी दिन सुनना लिखें, इसके अलावा नहीं लिखें। बहस सुनने के बाद ऑर्डर शीट को ऐसे ही नहीं जाने दें। ऑर्डर शीट का इतना महत्व है और जजमेंट का इतना महत्व है, बोलता तो मैं हूँ, फर्क पड़ता है आम आदमी को। मैं तो लड़ भी सकता हूँ और मेरे अगर आप गुस्सा आप मेरे पे निकालेंगे तो फर्क पड़ेगा क्लाइंट पे और वो न्याय का आनंद होगा और उसके लिए आप अगर ये स्थिति आती है कि इस तरीके से ऑर्डर लिखे जाते हैं या ऑर्डर गलत लिखी जाती है तो पानी ऊपर से जाने वाली बात आएगी और उसके बाद में रिटर्न कंप्लेंट भी होगी तो उसको रोक नहीं पाएंगे। बाकी आज तक कभी रिटर्न कंप्लेंट का नहीं आया। जब हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, हमें कोई पैसे कहीं से नहीं मिलते हैं, हमें उस मुकदमे से ही कुछ लेना देना है, तो अगर न्याय नहीं करवा पाएंगे और हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि जो आया है उसके लिए न्याय करवाना है। हमारी भी कोई गारंटी नहीं होती है और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि आपको फैसला ही उसके पक्ष में दिलाना है, पर हमारे को ढंग से बात रखने के लिए वो अधिवक्ता नियुक्त करते हैं और ये हमारी। और जब हम आपके सामने आते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं और आप वो बात नहीं सुनते तो फिर हमारा रहना नहीं रहना जीरो हो गया। न्यायिक डिसिपल्स जो है, अगर कोई रूलिंग पेश करते हैं तो वो साइड होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए। और अगर बेंच की तरफ से कोई न्याय दृष्टांत किसी जजमेंट में डाला जाता है अपनी ओर से, तो ये होना चाहिए कि उस न्यायिक दृष्टांत पे उन पक्षकार को सुना जावे कि इस पे लीगल पॉइंट ये है और इसका कोई जवाब हो तो बताओ, नहीं तो ये। खुद की तरफ से पक्षकार बन के वो साइड करके वो जजमेंट नहीं निकालना है जो तकलीफ है। ऐसी स्थिति जो हमें थोड़ी गलत लगी है, गलत लग रही है, मैं चाहूंगा उसको कंट्रोल करने का आप प्रयास करेंगे, क्योंकि आखिर न्याय को देना पता नहीं कौन से जन्मों का सहयोग, भगवान का कौन सा आशीर्वाद रहा कि लॉ तो हमने भी करी और आपको विराजित किया कुर्सी पे, जिसमें सामने आके हमको खड़ा रहना पड़ता है। आपको कुर्सी मिलती है और हम आप खड़े रहते हैं पूरे दिन। तो ये आपके सहयोग और जो आपने कर्म किए हैं उसके लिए आपको प्रसाद भगवान का मिला है, ऐसा हिंदुस्तानी संस्कृति से मान सकते हैं। पर अगर अब कोई गलत किए तो शायद अगली बार ये कुर्सी नहीं मांग, तो ऐसा नहीं करें। हम जब आए हैं आपके पास, लॉ ये कहता है कि जो लिटिगेंट आपके सामने आता है तो एक बार उसको सुने और अर्जेंसी है तो उस हिसाब से लिख दें। गलत समझते हैं आप तो नहीं दें। पर इंट्रीम की सुनने के बाद अगर 5-5-6 दिन अगर डेट चली जाती है वो उचित नहीं है। नहीं दिया आपने, फर्स्ट डे कह दिया नहीं मिलेगा, जवाब के लिए ले लो, बहस सुन लो और उसके बाद डिसाइड कर देंगे। पर एक बहस सुन ली या इंट्रीम के लिए कोई बात करते और 10 दिन भी नहीं होता, कभी ये चलता है कि कमिश्नर अपॉइंट कर देते और वो लाते और इस तरीके से चलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं पर हर मामले में ऐसा नहीं है, इसलिए आप इसको ध्यान रखने का प्रयास करें। ये बेल के संबंध में कह दूं, और सबसे पहला मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण और क्रक्स के रूप में यद्यपि मेरे को कहने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड है, बेंच के लिए जब आप कलम चलाएं एक बार ये देख लें कि जो सामने खड़ा है उसकी जगह आप होते तो आपकी कलम कैसे चलती, उसको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं उस जगह होता तो ये जो कर रहा हूं वो उचित है, उस तरीके से दिमाग में रखे आप कुछ करेंगे तो न्याय व्यवस्था का कोई अस्तित्व रहेगा। न्याय व्यवस्था को सुने तो हमने वैसे ही दे दिया। कोरोना काल में जब न्यायिक अधिकारी करना और पूरा कोर्ट बंद थे, वर्चुअली चल रहा था, कौन सुनता है क्या नहीं सुनता है, जैसे चाहे पुलिस वाले जैसे कहा वैसे ऑर्डर हो गए और ऐसा लगा जैसे कोई जुडिशियल सिस्टम ही नहीं है। आए हैं, ऑर्डर हो गया नहीं हो गया ठीक है, क्या कुछ पता ही नहीं चला कि इस जुडिशरी को खत्म ही कर दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और ऐसे जजमेंट अगर निकाल रहे हैं तो वो कंप्यूटर से भी निकल जाते हैं, पर मान दिया गया है, जुडिशियल सिस्टम है अपना। तो हम और आप सभी मिलेंगे और उस व्यवस्था को बनाएंगे तभी ये आगे चलेगी। और चूंकि मैंने यहाँ आपको बुला के
आपके सामने ये बातें कहेंगे तो इसका अर्थ कहीं ये नहीं है कि हमने कुछ और व्यू से कोई बात करने की कोशिश की है, पर क्योंकि आप बेंच में विराजते हैं तो हमारे बड़े भाई के रूप में, हम उम्र में कितने ही बड़े हो, हमारी प्रैक्टिस कितनी भी बड़ी हो, पर हमको अगर ऑफिसर अगर प्रोफेसर भी है वो बैठे हैं, प्रोफेसर भी क्लियर नहीं है, तो हमारे लिए तो आप बड़े हैं वहाँ, और यहाँ जो बैठे हैं तो आप बेंच एक अग्रज, हमारे अग्रज के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए हमारी जो पीड़ा थी, हमारी जो बात है वो शेयर करने के लिए जरूरी रहता है कि हम बात करें, और वो बात से कुछ न कुछ निराकरण निकलता है। एक घटना का जिक्र किया जाता है और वो शायद आपके ध्यान में भी आई होगी। हमारे यहाँ एक न्यायिक अधिकारी के संबंध में स्ट्राइक हुई, वो हमारी स्ट्राइक सफल नहीं हुई और उस स्ट्राइक का पूरा श्रेय दिया गया मुझे, मैं अध्यक्ष नहीं था, क्लियर करने के लिए बात कर कि जब उसको प्रॉब्लम आई बच्चों के साथ, करीब 50 जो यंग थे उनके सामने बात आई, उन्होंने मेरे को बात कही कि हमारी कार्यकारिणी की ओर से तो बात नहीं हो रही है, आप कुछ न कुछ करो। मैंने जज साहब को जैसे आपको निवेदन किया था वैसे का निवेदन करता हूँ, वैसे का वैसे तत्कालीन जो डीजे साहब थे उनसे निवेदन किया। मैंने कहा साहब ये प्रॉब्लम आ रही है और आप इसको देखो तो ये गलत है। मैंने कहा बच्चों के साथ जो व्यवहार है वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा मैं इसका निराकरण करूँगा, आप वापस कहते हैं। उन्होंने कुछ प्रयास किए भी सही पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 15-20 दिन बाद वापस आए वो, और मैंने वापस रखी तो क्या आप आपके लिखित में दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने क्या किया कि आप लिखित में दो, मैं देखता हूँ, लिखित में दे दिया। उन्होंने वे वापस बुलाया उन ऑफिसर्स को, उन ऑफिसर को कुछ बताया। बाद में जब हमें पता चला तो ये चला कि सब ये जो अधिकारी हैं इनको खूब कहा, डीजे साहब ने कहा और उनके सामने ये रो गए और उसके बाद कोर्ट में नहीं गए और सीधे घर चले गए और दूसरे दिन से रवैये में कोई सुधार नहीं। फिर थर्ड टाइम हम वापस मिले कि सर क्या हुआ, क्योंकि मैंने इतना कह दिया उसके बावजूद भी वो नहीं सुधर रहे, अब क्या करें लाला। मैंने कहा फिर हमको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अब और क्या कर सकते हैं, आप देखो आप करें। हमने ये डीजे साहब को हमने वर्चुअली ये कहा कि साहब बोर्ड की हमारे मीटिंग होगी और उस मीटिंग में फिर प्रस्ताव होगा, तो क्या देखो साहब अब तो हम क्या कर सकते हैं, आप जो चाहे करें। मैंने कहा चाहे जो तो करें पर उसमें लपेटे में दूसरे भी आ सकते हैं। वहां क्या रिजोल्यूशन पास होता है वो हमारे बस का नहीं है, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो आप देखिए कुछ मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी ने कहा कि ये टीम इसको देखेगी मैटर को, और वहां जो बात आई तो जितने ऑफिसर्स के खिलाफ थी शिकायतें वो सारी आ गई थी। और वो शिकायतें अगर मैं आज कह रहा हूं कि अगर वर्तमान डीजे साहब के सामने शिकायतें आती तो 1 मिनट में उसको सॉल्व करा देते और और ऐसा हमने पहले किया, मैंने मेरे कार्यकाल में पहले किया है। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आई है या न्यायिक अधिकारी महोदय ने कोर्ट में किसी लैंग्वेज में कोई बात करी है तो उनको जाके जब बात कराई है तो वो निराकरण हुआ है। और असलम खान जी जो नोटरी है उनको पूछ लेना कि 2011 में बहुत छोटा था मैं, उस समय भी मैंने इसी तरीके से बात की थी और रिजॉल्व हुई। हर छोटी छोटी चीजें रिजॉल्व हुई। यही बात थी कि जब बैठ के बात नहीं होती है तब कहीं कहीं वो बात एक बतंगड़ का रूप लेती है, वो आगे जाती है, वो उचित नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति आप भी रहे तब तक मैंने जो महसूस किया कि वो कभी आने की बात ही नहीं है। पर मैं ये चाहूंगा कि ऐसी स्थिति आवे ही, आप सीधे साधे बात कर लो, डायरेक्ट भी बात कर लो, कोई नहीं है। अपवाद हर जगह होते हैं, कभी हम भी कुछ गलत कर सकते हैं, कभी हमारे साथी भी कुछ कर सकते हैं। अपवाद है वहाँ, अपवाद के तरीके आप निकले, पर उस अपवाद के कारण सभी को एक जैसा समझने नहीं समझे। हम काम करने के लिए आते हैं और पहली बार की तो ये तारीफ है कि यहाँ के हमारे अगर याद करें तो एक इतिहास के रूप में आते हैं अधिवक्तागण जो सम्मान्य, इतने सम्मान्य थे कि अगर कोई बात चल रही है और अगर खड़े हो गए और उन्होंने कह दिया मैं व्यवस्था दे रहा हूं तो उसके बाद कोई नहीं बोलता था कुछ। आदरणीय उदय कृष्ण जी व्यास साहब, बिशन सिंह जी साहब, नवल किशोर जी साहब को हमने देखा है कि उन्होंने बार को भी अपने साथ रखा है और बेंच को भी अपने साथ रखा है और इस तरीके से रखा है कि कभी कोई विवाद की स्थिति आई नहीं। इतनी स्ट्रॉन्ग बात थी, इंटेलिजेंसी में इतनी बढ़िया बात थी कि इस बात का कोई मुकाबला नहीं। और ऐसा लगता है कि अपन ही उसको बिगाड़ के गाली गलौज पे अपन आ गए।
छोटे बैठ के बात के पढ़ना लिखना बंद कर दिया, ऑफिस का कल्चर ही। कल ही मैं जब देख रहा था तो मेरे को ये ध्यान में आया, मैंने कहा जो ऑफिस में बैठ के, अब तो 5-7 ऑफिस बची है, बाकी किसी को ऑफिस में बैठने की कोई नहीं। ऑफिस क्या होती है, क्या लेना देना, यहाँ है, यहाँ पंचायतें करिए, घर चले गए अपन और खत्म कर दिया। तो मैंने कहा अपनी बेवकूफी अपने चलते हैं, पूरे दिन राउंड द क्लॉक चलते रहते हैं और कुछ आने वाला नहीं। और इस तरीके से ये सिस्टम डेवलप हुआ, वो सिस्टम इस व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जज साहब को अपन नमस्कार करेंगे, कोर्ट में कह देंगे, अरे साहब एक बहुत उक्ति चलती है कि साहब जज साहब को बहस करने के बजाय जज साहब को जज साहब आपके सामने क्या रूलिंग पेश करे, आपको क्या बताएं, आपके सामने रूलिंग पेश करना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान में आप करो साहब, और वो ऑर्डर लेके आते हैं, ये बहस चलती है। अगर यही बहस नहीं है तो फिर बात नहीं है, अपना अधिवक्ता नहीं है, बात तो अपनी स्ट्रांगली करनी पड़ेगी, उसी के लिए है। मैं चाहूंगा जैसी बातें मैंने करी हैं उन बातों पे मेरे बंधुगण गौर करेंगे, उस पर विचार करेंगे। कुछ मेरे जैसे तो आज राशि में भी था और मैं ऐसे बोला था जोर से, तो उन्होंने कहा था कि हेगड़ी हम नहीं सुनते हैं, ऐसे नहीं करने चाहिए। और आज की तो मेरी राशि खराब थी कि आक्रामक नहीं हो, कोई बात नहीं करें, पर क्योंकि आज का ही दिन था, आज का ही दिन था और आप मैंने डी साहब को रोका भी इसीलिए कि ये फर्स्ट प्रोग्राम है, इसमें तो आपका आवश्यकता है, आप मुख्य है और नहीं रहेंगे तो रहना नहीं पड़ा। और पूरी बातें जो अंदर की थी, जो मैंने मेरे बड़ों की, मेरे छोटों की और मेरे बच्चे जो नए आए उनकी सभी बातें आपके सामने रखी है। मेरा पर्सनल किसी से कोई ग्रीवेंस नहीं है, और मेरा ग्रीवेंस होता है मैं वही डायरेक्टली निवेदन कर देता हूँ, किसी भी रूप में कर देता हूँ। पर ये सभी की चूंकि बात मैंने आपके सामने रखी है, अगर आपने उसको कोई अदरवाइज किया हो तो माफ कर दें और यहाँ से उसको निकाल दें। क्योंकि मैं जब भी आया तो मैंने मेरे समाज को और मेरे इस संघ को, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती। यहाँ तो एक आदमी को आगे पर नियुक्त करते कि अपने सब की मिल के बात हो जाके आगे कर, और इसी ध्येय से आज तक काम किया है। हमने तो जब हम छोटे थे तब सीनियर अधिवक्ता को पकड़ के, उनके पैर पकड़ के उनको अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठाया था कि दूसरा कोई नहीं आएगा और आप करो और हमारे काम करो, हम काम करने वाले हैं। हमारे पार की तो परंपरा ये रही, और वो परंपरा बिगड़ते बिगड़ते पता नहीं कहाँ आई, वार्ड के इलेक्शन से भी पीछे चले गए। अगर कोर्ट में अपील लेने की और वो बातें आ जाती है तो बात खत्म हो जाती है, और वो आएगी तो अपन लोगों को क्या बताएंगे कि किस मुंह से अपन बात करेंगे। तो थोड़ा व्यवस्था करने की और आक्रामकता की भी जरूरत थी। आपसे अनुग्रह चाहूंगा कि आप मेरे साथी होकर जो भी मैंने कहा है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। न तो मैंने आपके खिलाफ कोई बोलने का प्रयास किया, मैंने अपना जीवन समर्पित किया। और हमारे बड़े भाई से हमने जो सीखा था कि बाहर अपना घर है, सुबह से लेकर शाम तक अपने यहाँ रहते हैं, 10 से 5 पूरा टाइम अपने को यहाँ जाता है। तो यही अपने परिवार के सदस्य हैं, इसको परिवार मान के चलोगे और यहाँ भी काम कर लोगे तो पूरी दुनिया का काम कर लिया, पूरे पाली शहर का काम कर लिया, इस तरीके से। और मोदी जी के काम किया, ये अपने पैसा कमाने का जरिया नहीं है, व्यापार नहीं है अपना। अपन जो कार्य करते हैं उसको प्रोफेशन कहा जाता है, और प्रोफेशन में डेडिकेशन नहीं आता है तब तक वो प्रोफेशन बनता नहीं है, व्यापारी बन जाता है। कॉमर्स नहीं है, प्रोफेशन है। अपन पैसे चार्ज करते हैं, पर पैसे चार्ज करने के बाद भी उसमें अगर त्याग नहीं है आपका जी नहीं जुड़ा है, तो वो फिर इस प्रोफेशन के रूप में नहीं है, फिर दुकानदारी के रूप में। और फिर ये भी देखा था कि अगर मैं पान वाला जो है बहुत बढ़िया पान लगा देता है तो उसकी गरज इतनी लाइन लगी होती है और वो कमाता भी ज्यादा है, वकीलों से भी ज्यादा कमाता है। पर वहां जाके वो ये कहता है ये मान लगा दे, और यहाँ ये नहीं बोल सकता, यहाँ मान, इसी का मान रखेंगे। आप मेरे साथीगण के रूप में रखेंगे, न्यायिक अधिकारीगण हमारे पे हाथ रखेंगे और हम इसी को आगे साथ बढ़ाए रखेंगे, ऐसे में कामना करता हूँ। धन्यवाद।